Hey guys, I welcome you all to Unacademy CA Foundation YouTube चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे हैं दोस्तों प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन का टॉपिक, जो कि इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट यूनिट 1 थियरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आता है। जो लोग मुझे नहीं जानते सबको बता दो कि आई एम मोनीश वोरा, आई एम ए चार्ट अकाउंटेंट एंड गाइस मैं आप सबको सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स एंड बीसी के पढ़ाता हूँ। दोस्तों ये हमारी बाहुबली टीम है जो आपको अनअकैडमी सीए फाउंडेशन लेवल में पढ़ाते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारे डेली अपडेट्स के लिए। अगर आप मेरे फ्री सेशन देखना चाहते हैं तो आप livedaily.me/ca live daily में एमबी सर वाले टैब पे चले जाना, तो आपको मेरे सारे सेशंस यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, अनअकैडमी से जब आप जुड़ जाते हैं तो अनअकैडमी आपको हमारे यूट्यूब चैनल्स पे फ्री क्लासेस प्रोवाइड करती है। एंड अनअकैडमी का खुद का अनअकैडमी लर्निंग ऐप है जो आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको कुछ फ्री क्लासेस जिसे स्पेशल क्लासेस बोलते हैं देखने को मिलते हैं। पर अगर आपको दोस्तों क्या चाहिए, फुल कोर्स आपको करना है स्ट्रक्चर्ड मैनर में, प्लान्ड मैनर में अगर पढ़ना है तो आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का, दोनों में सेम क्लासेस होती है, बस प्लस में पीडीएफ नोट्स मिलते हैं एंड आइकॉनिक में आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जैसे पर्सनल कोच, प्रिंटेड नोट्स एक्सेट्रा। सो आप जो है हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारा मिशन सक्सेस बैच भी आने वाला है 15 फरवरी के बाद, तो उस बैच को भी ज्वाइन करने के लिए या इस लक्ष्य 2.0 बैच को ज्वाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन एमपी सर कोड लगा के ले लीजिए, जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप या तो प्लस या आइकॉनिक ले सकते हैं, या तो आप कॉम्बो ले सकते हैं जिसमें आपको फाउंडेशन इंटर दोनों की क्लासेस एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाती है। सो यूज कोड एडमी सर अगर आपको मुझसे मिलकर सही में अच्छा लगता है तो। यस गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर आवर सेशन। तो सबसे पहली बात आती है कि देखिए देखिए हम जब भी क्या पढ़ते हैं, हम जब भी हम जब भी पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 3, तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक फर्म की बात कर रहे हैं जो प्रोडक्शन कर रहा है। तो हम जनरली यहाँ पे ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमारे जनरली अजम्पशन होता है कि हमारा जो फर्म है ना वो रैशनल फर्म है। हमारा फर्म क्या है बताइए? हमारा जो फर्म है ना वो एक रैशनल फर्म है, हम ऐसा अज्यूम करते हैं। अच्छा सर, रैशनल फर्म होने का मतलब क्या है? मतलब कि हर एक रैशनल फर्म क्या चाहेगा कि भैया हमारा जो प्रॉफिट हो ना, प्रॉफिट वो किसी भी तरह से हम मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। हर एक रैशनल फर्म चाहेगा कि हम कैसे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, अगर अगर आपको आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करने का पड़ेगा बताइए? अगर किसी रैशनल फर्म मतलब क्या? ऐसा फर्म जो हमेशा चाहता है कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। अगर वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपका कॉस्ट मिनिमाइज करना पड़ेगा। ओ, तो सर ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप जो आउटपुट बना रहे हैं उसका कॉस्ट कौन सी चीज पे डिपेंडेंट है? तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंडेंट होता है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंडेंट होता है आपके इनपुट्स पे, कि आप कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। अब आपको पता है कि हम हमारे एनालिसिस के लिए, फॉर एनालिसिस पर्पस या फॉर एनालाइजिंग पर्पस, हम जो है ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही इनपुट है, एक है लेबर एंड एक है कैपिटल। यस और नो बताइए? एक है लेबर एंड एक है कैपिटल, हम ये अज्यूम करते हैं। तो अब बात ये आती है कि देखिए हम सबसे पहले कोई भी एक फर्म क्या डिसाइड करता है कि उन्हें कितना आउटपुट बनाना है ना? उनको वो सबसे पहले अपने आउटपुट का साइज डिसाइड करता है, राइट? एंड देन फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड किया कि हमें 1000 यूनिट्स बनाने हैं, एग्जाम्पल 1000 यूनिट्स बनाने हैं। तो इन 1000 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे कितना कितना लेबर लगेगा एंड कितना कितना कैपिटल लगेगा, जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिससे हमारा, अच्छा हाउ मच कैपिटल एंड लेबर, जिससे हमारा
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मिनिमाइज हो सके। तो इसका एनालिसिस हम आज इस प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन टॉपिक में करने वाले हैं। यही चीज है पूरा क्रक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, कि हम प्रोडक्शन को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, हम प्रोडक्शन को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं कि हमारा खर्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम आए एंड हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। तो ये कैसे हो सकता है, वही चीजें हम देखने वाले हैं प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन में। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि टॉपिक क्या बोलना चाह रहा है। पहले तो ये आपको समझ में आ रहा है, मैं ऐसा आशा कर रहा हूं। ठीक है सर। अब बात आती है बेटा, सबसे पहले इसमें बात आती है, सबसे पहले इस टॉपिक में बात आती है बेटा आइसो क्वांट की। आइसो क्वांट या इसे मैं बोल सकता हूं राजा प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व। प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व। ओ सर, हमने ना ऐसा कुछ तो भी हमने ना सर ऐसा इन डिफरेंस कर्व जैसा ना हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है। सर देखिए, हम आपको बताते हैं, आपको क्या पता सर, हम बता रहे, सुनिए हमारी बात सुनिए सर। अच्छा बोलो बेटा बोलो। सर देखिए, हमने ना सर इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 में यूनिट 2 में हमने पढ़ा था ऑर्डिनल अप्रोच। हमने पढ़ा था एक ऑर्डिनल अप्रोच। हमने उसमें सर उसमें पढ़ा था इन डिफरेंस कर्व के बारे में। तो वहां पे जो इन डिफरेंस कर्व था, है ना सर, जो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 यूनिट 2 में जो इंडिफरेंस कर्व है वो वाला अलग था क्या? हाँ वो अलग था बेटा, एंड ये वाला अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है ना। वहां पे जो हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं वो क्या बताता है, सुनेंगे ध्यान से। वो बताता था हमको कि देखिए, देखिए अगर आप दो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, एक है आपका गुड वाई और एक है आपका गुड एक्स ना। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स आपने प्लॉट किया है, एंड वाई एक्सिस में आपने क्वांटिटी ऑफ गुड वाई प्लॉट किया है। ठीक है, यस। तो ये हमें क्या बताता था राजा, ये हमें बताता था कि देखिए सर, हमारा इन डिफरेंस कर्व क्या बताता था? इन डिफरेंस कर्व बताता था कि देखिए, अगर आप इस इन डिफरेंस कर्व पे चाहे कोई भी पॉइंट पे प्रोडक्शन कर, चाहे कोई भी पॉइंट करे ले, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे मैं इस पॉइंट पे समझ लीजिए मैं 10 यूनिट y के कंज्यूम कर रहा हूं एंड 2 यूनिट x का कंज्यूम कर रहा हूं। तो इस कॉम्बिनेशन का नाम हो जाएगा 2,10। या तो फिर समझ लीजिए मैं ये वाला कॉम्बिनेशन चुनूं, ये वाला पॉइंट लो इंडिफरेंस कर पे, तो समझ लीजिए ये आ जाएगा हमारा, एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, ये है समझ लीजिए मेरा 4 एंड ये है समझ लीजिए मेरा समझ लीजिए ये है 3। तो क्या हो जाएगा, जो ये हो जाएगा 4,3, राइट, 4,3, राइट, यस सर। सो सुनेंगे ध्यान से, ये क्या बताता है हमें, ये क्या बताता है, इन डिफरेंस कर्व क्या बताता है? इन डिफरेंस कर्व बताता है कि देखिए, एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं एंड वो पॉइंट्स से हमें जो कॉम्बिनेशन मिलता है ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई, जो भी कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड एक्स एंड वाई लाइंग ऑन सेम इंडिफरेंस कर्व, एक ही इंडिफरेंस कर्व में जो लाई करते हैं, गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, टू द कंज्यूमर। मतलब कि अगर आप कंज्यूमर को ये कॉम्बिनेशन ए देंगे, बंडल ए देंगे, बंडल ए में क्या है, 2 यूनिट एक्स के हैं, 10 यूनिट वाई के हैं, तो उस कंज्यूमर को बंडल ए से जितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा उतना ही सेटिस्फैक्शन उसे बंडल बी से मिलेगा। एंड जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं इन डिफरेंस कर्व में,
इन सारे पॉइंट्स पे सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है, ऐसा इनडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट बोलता था इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 यूनिट 2 में। तो सर अभी जो हम पढ़ रहे हैं, हम तो अभी कहां पर है, हम अभी कहां पर है सर, हम तो अभी है दोस्तों, हम तो अभी है, हम तो अभी है इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 यूनिट 1 में। यहां पे जो हमारा आइसो क्वांट होता है, या जिसे मैं प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व कहता हूं, यहां पे दोस्तों ये बोलता है, सुनना बात ध्यान से, ये बोलता है, सुनना ध्यान से, ठीक है, ये सब सुन रहे हैं, ये बोलता है कि देखिए, देखिए हमारे दो एक्सेस है बेटा, एक है एक्स एक्सेस, एक है वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस और ये है वाई एक्सेस, ठीक है। हम एक्स एक्सेस पे प्लॉट करते हैं हमारे इनपुट एक्स को, इनपुट एक्स, एंड वाई एक्सेस पे हम करते हैं प्लॉट इनपुट वाई को, या मैं बोल सकता हूं क्वांटिटी ऑफ इनपुट वाई एंड क्वांटिटी ऑफ इनपुट एक्स, राइट, ठीक है सर। अब राजा मैं बनाने वाला हूं हमारा प्रोडक्शन इन डिफरेंस, प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व, या जिसे हम बोल सकते हैं आइसो क्वांट। तो ये मैंने एक आइसो क्वांट बना दिया, ठीक है। ये एक आइसो क्वांट क्या बताता है, जैसे कि हमारा इन डिफरेंस कर्व क्या बता रहा था, यहाँ पे हमारा इन डिफरेंस कर्व चैप्टर 2 यूनिट 2 का क्या बता रहा था, ये बता रहा था लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को डिपिक्ट कर रहा था। किसको डिपिक्ट कर रहा था, ये लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को डिपिक्ट कर रहा था। उसी प्रकार से हमारा आइसो क्वांट क्या डिपिक्ट करता है, हमारा आइसो क्वांट राजा डिपिक्ट करता है, हमारा आइसो क्वांट डिपिक्ट करता है, सुनना ध्यान से, कुछ जबरदस्त बात बता रहा हूं, हमारा एक आइसो क्वांट डिपिक्ट करता है लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। हाँ, ये क्या बताता सुनना, जैसे कि मैंने आइसो क्वांट पे एक ये वाला पॉइंट लिया, ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट लिया आइसो क्वांट पे, यहां से मैंने बना दिया ऐसा, एंड ये मैंने एक पॉइंट लिया आइसो क्वांट, इस पॉइंट पे समझ लीजिए हम समझ लीजिए, हम समझ लीजिए यहाँ पे 12 यूनिट्स ऑफ क्या बताइए, या 8 लेते चलिए, 8 यूनिट्स ऑफ वाई, इनपुट वाई यूज कर रहे हैं, एंड हम 2 यूनिट ऑफ एक्स यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2,8। तो ये है समझ लीजिए हमारा बंडल ए। अब समझना बात को क्या बोल रहा है, ये बोलता है आइसो क्वांट कि अगर आप 2 यूनिट एक्स के यूज करते हैं एंड 8 यूनिट इनपुट वाई के यूज करते हैं, तो इनको मिला के फॉर एग्जाम्पल आपका आउटपुट बनता है, फॉर एग्जाम्पल आपको इनका मिला के आपका आउटपुट बनता है 100 यूनिट्स का। कितना बनता है, 100 यूनिट्स का आउटपुट बनता है। तो अगर मैं इसी आइसो क्वांट में, अगर मैं इसी आइसो क्वांट में कोई दूसरा पॉइंट लूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पॉइंट लिया ये वाला, है ना, तो समझ लीजिए अगर मैंने ये वाला पॉइंट लिया, समझ लीजिए ये है 4, ये भी है 4, मैंने लिख दिया ये है बंडल बी या कॉम्बिनेशन बी 4,4। तो बोलता है आइसो आइसो क्वांट क्या बोल रहा है कि इस आइसो क्वांट पे अगर आपने बंडल ए लिया तो 2 यूनिट एक्स के एंड 8 यूनिट वाई के, तो बंडल ए क्या बोल रहा है आपको बंडल ए क्या बोल रहा है कि देखो आपका इनपुट एक्स एंड यहाँ पे इनपुट वाई, बंडल ए बोल रहा था कि 2 यूनिट एक्स के एंड 8 यूनिट वाई के यूज करोगे तो आपका आउटपुट कितना बनेगा, 100 यूनिट्स का बनेगा। एंड बंडल बी क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर आपने 4 यूनिट एक्स के लिए एंड 4 यूनिट वाई के लिए तो भी आपका आउटपुट 100 यूनिट्स ही बनेगा। मतलब कि हमारा ये वाला इंडिफरेंस कर्व क्या बता रहा था चैप्टर 2 वाला, कि चाहे कोई भी पॉइंट ले लो आप इंडिफरेंस कर्व पे, हर पॉइंट पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रहता है।
ये आइसोक्वांट ये बोलता है कि आप आइसोक्वांट पे कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पे लेवल ऑफ आउटपुट आपका सेम रहेगा। अच्छा, तो हमें कितना इनपुट यूज करना चाहिए एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट बनाने के लिए, ये हमको आइसोक्वांट बताएगा। हम चाहे, हम अगर चाहे तो हम ये 100 यूनिट्स, हम अगर चाहे तो हम ये 100 यूनिट्स यहां पे भी इस कॉम्बिनेशन में भी बना सकते हैं। मैं चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, मैं 6 यूनिट्स ऑफ वाई एंड 3 यूनिट्स ऑफ एक्स, 3,6, अगर मैंने बंडल सी चुना 3 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 6 यूनिट्स ऑफ वाई, तो भी आउटपुट 100 यूनिट्स ही बनेगा। ओ मतलब कि हमारा आइसोक्वांट क्या बता रहा है कि चाहे कोई भी पॉइंट ले लूं मैं आइसोक्वांट पे, हर पॉइंट पे मेरा सेम लेवल ऑफ आउटपुट बनता है। सर अगर मुझे 100 यूनिट से ज्यादा बनाना हो तो, अगर 100 यूनिट से ज्यादा बनाना हो तो क्या करूं, तो उसका अलग आइसोक्वांट बनेगा। समझ में आ रहा है, मतलब हर एक लेवल ऑफ आउटपुट के लिए अलग आइसोक्वांट बनता है। तो समझ लो मैंने बना दिया आइसोक्वांट 2, इस आइसोक्वांट में समझ लो 150 यूनिट्स बनते हैं। मतलब क्या, मतलब इस आइसोक्वांट पे अगर मैं कोई भी कॉम्बिनेशन लूंगा इनपुट का, तो हर कॉम्बिनेशन पे 150 यूनिट्स ही बनेंगे। मतलब हर एक लेवल ऑफ आउटपुट के लिए हमारा अलग अलग आइसोक्वांट बनता है। समझ में आ रहा है, हर एक लेवल ऑफ आउटपुट के लिए हमारा अलग अलग आइसोक्वांट बनता है। ठीक है, ठीक है सर। जैसे कि अब हम आ जाइए यहाँ पे, यस चलिए, चलिए तो अभी अपन एक काम करते हैं, नया ले लेते नया ले लेते। चलिए मतलब क्या, आप सुनना बात ध्यान से, यस सुनेंगे प्लीज। मतलब कि हर एक आइसोक्वांट मेरा एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट दर्शाता है। जैसे ये है मेरा आइसोक्वांट 1, ये है मेरा आइसोक्वांट 2, ये है मेरा आइसोक्वांट 3, ये है मेरा आइसोक्वांट 4। फॉर एग्जाम्पल मेरा आइसोक्वांट 1 जो है वो डिपिक्ट कर रहा है कि हम 100 यूनिट्स बना सकते हैं। मतलब अगर मैं, मतलब मैं कितना x एंड कितना y यूज करूं, कितना क्वांटिटी ऑफ इनपुट x एंड कितना क्वांटिटी ऑफ इनपुट y मैं यूज करूं जिससे मेरा 100 यूनिट बन सकता है, वो मेरा आइसोक्वांट 1 बनाएगा। मैं चाहूं तो इस कॉम्बिनेशन में x और y को यूज कर सकता हूं तो मेरा 100 यूनिट्स बनेगा, या मैं चाहूं तो इस कॉम्बिनेशन में x और y को यूज कर सकता हूं तो भी 100 यूनिट्स बनेगा। मैं चाहूं तो इस कॉम्बिनेशन में x और y को यूज कर सकता हूं तो भी मेरा 100 यूनिट्स ही बनेगा। तो हमें हमें आइसोक्वांट क्या बता रहा है, एक्चुअल में हमें आइसोक्वांट बता रहा है, हमें एक्चुअल में आइसोक्वांट बता रहा है, सुनना भी कुछ लिख रहा हूं मैं, एकदम अनमोल वचन लिख रहा हूं, सुनिए ध्यान से। हमें आइसोक्वांट एक्चुअल में बताता है, एन आइसोक्वांट shows various various combinations of two inputs which can be used, which can be used to produce a particular level of output। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। मतलब कि हमें आइसोक्वांट क्या बता रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट की बातें कर रहा है, जिसको अगर यूज किया तो हम एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स।
अगर मैं इससे ज्यादा बनाना चाहूँ तो उसका अलग आइसोकॉन्ट बनेगा, इससे कम बनाना चाहूँ तो भी अलग आइसोकॉन्ट बनेगा। मतलब कि एक लेवल ऑफ आउटपुट के लिए एक स्पेसिफिक आइसोकॉन्ट होता है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मुझे 100 यूनिट से ज्यादा बनाना है तो इससे ऊपर वाला आइसोकॉन्ट में ही 100 यूनिट से ज्यादा बन सकता है। आपको याद आ रहा है हमने एक पढ़ा था बात, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हम पढ़ते हैं। उसी प्रकार से यहां पे भी वही लॉजिक लगता है, हायर द आइसोकॉन्ट हायर द आइसोकॉन्ट हायर द लेवल ऑफ आउटपुट या लार्जर द लेवल ऑफ आउटपुट। समझ में आ रहा है? अच्छा, मतलब कि समझ लीजिए हमारा आइसोकॉन 2 जो है एग्जाम्पल के तौर पे इस पे 150 यूनिट्स बनते हैं। मतलब कि अगर मैं आइसोकॉन 2 पे कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट ले लूं तो इन सारे कॉम्बिनेशंस में हमारा सेम आउटपुट 150 यूनिट्स ही बनेगा। इससे और ज्यादा बनाने तो और हायर आइसोकॉन लेना पड़ेगा। समझ लीजिए यहाँ पे हमारा बन रहा है 200 यूनिट्स। मतलब कि इस आइसोकॉन्ट में मैं जितने भी पॉइंट्स ले रहा हूं, अगर मैं कोई भी कॉम्बिनेशन चुनूं इनपुट का, समझ लो अगर मैं समझ लीजिए मैंने चुना ये वाला, अगर मैं इस कॉम्बिनेशन में इनपुट यूज करूं या मैं इस कॉम्बिनेशन में इनपुट यूज करूं या मैं इस कॉम्बिनेशन में इनपुट यूज करूं, दोनों में मेरा आउटपुट 200 यूनिट्स ही बनेगा, 200 यूनिट का ही आउटपुट बनेगा। क्या समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूं? यस और नो? वापस से, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मेरा IQ4 बता रहा है 250 यूनिट्स का, मतलब क्या है? मतलब कि IQ4 आइसोकॉन 4 पे मैं कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट अगर चुनूंगा तो हर कॉम्बिनेशन में हमारा 250 यूनिट्स ही बनेंगे। ठीक है सर, समझ में अब आ गया। अब पढ़िए, तो आइसोकॉन्ट्स आर सिमिलर टू, आई होप आपको जबरदस्त मजा आ रहा होगा, राइट? एंड बातें समझ में आ रही होगी। इंपॉर्टेंट क्या है कि बातें समझ में आनी चाहिए। चलिए, तो आइसोकॉन्ट्स आर सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व इन द थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, है ना? जैसे इंडिफरेंस कर्व के तरह के हैं, सेम नहीं है, उसके तरह है। Isogon represents all those combination of inputs which are capable of producing same level of outputs, है ना? ये क्या बता रहा है मुझे आइसोकॉन्ट? वो सारे कॉम्बिनेशंस के बारे में बता रहा है जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट बना सके। आइसोकॉन 2 क्या बता रहा है? वो सारे कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट की बातें कर रहा है जिसको यूज करके मैं सेम 150 यूनिट बना सकता हूं। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे। Since an isoquant curve represents all those combinations of inputs which yield equal quantity of output, a producer is indifferent as to which combination he chooses. अरे भैया, अगर हमारा प्रोड्यूसर बोलता है कि मुझे 100 यूनिट्स बनाने हैं, तो चाहे आप उसे कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी या कॉम्बिनेशन सी, आप कॉम्बिनेशन ए में एक्स और वाई का जितना यूनिट है वैसा यूज करो, या कॉम्बिनेशन बी यूज करो या कॉम्बिनेशन सी यूज करो, हर कॉम्बिनेशन में तो 100 यूनिट्स ही बन रहे हैं। तो हमारा प्रोड्यूसर जो है वो इनडिफरेंट हो जाता है इन तीनों के बीच में। मतलब कि ए भी चलेगा, बी भी चलेगा, सी भी चलेगा, क्योंकि उसे तो बनाना 100 यूनिट्स ही है। इनडिफरेंट का मतलब होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं हमेशा, किसका बताइए? मॉम का। कि जो मम्मियां होती है, मॉम, समझ लीजिए एक मम्मी है, उसके एक बेटा है, एक बेटी है, तो ऐसा होता क्या कि वो बेटे को ज्यादा प्यार करेंगे या बेटी को ज्यादा प्यार करेंगे? नहीं, जितना प्यार वो बेटे से करते हैं उतना ही प्यार बेटी से करते हैं। तो ये हो जाए, इसका मतलब है कि मॉम इज इनडिफरेंट बिटवीन सन एंड डॉटर। जितना प्यार वो बेटे से करते हैं उतना ही प्यार वो बेटी से करते हैं। उसी प्रकार से हमारा प्रोड्यूसर जो है इनडिफरेंट हो जाता है एक आइसोक्वांट के कॉम्बिनेशंस के ऊपर, कि एक पर्टिकुलर आइसोक्वांट में जितने भी कॉम्बिनेशंस है वो सब में इनडिफरेंट है, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन में से कोई भी कॉम्बिनेशन अगर चुना तो बनेगा तो 100 यूनिट। समझ में आ रहा है? इसलिए हम इसे प्रोडक्शन इनडिफरेंस कर्व भी इसे बोलते हैं, राइट? सो देखिए, इसे हम इक्वल प्रोडक्ट कर्व बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक कर्व पे चाहे कोई भी आप ले लो कॉम्बिनेशन, सब में इक्वल टोटल प्रोडक्ट बनता है, इक्वल आउटपुट बनता है।
इसलिए इसे हम इक्वल प्रोडक्ट कर्व बोल सकते हैं, प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व बोल सकते हैं, या इसे आइसो प्रोडक्ट। आइसो का मतलब होता है इक्वल, प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रोडक्शन। तो आइसो प्रोडक्ट मतलब क्या, आइसो का मतलब होता है इक्वल, प्रोडक्ट का मतलब होता है आपका आउटपुट। तो इक्वल आउटपुट, ऐसा कर्व जिसपे हर पॉइंट पे हमारा इक्वल आउटपुट बनता हो। उसी प्रकार से आइसो क्वांट क्या है, आइसो क्वांट, आइसो मतलब इक्वल, क्वांट मतलब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ऐसा कर्व जिसपे हर पॉइंट पे इक्वल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बन रहा है, वही तो है आइसो क्वांट। समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब आइसो क्वांट का हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल हम हमारे इनपुट x, हमारे पास दो इनपुट्स हैं, इनपुट x एंड इनपुट y। इन दो इनपुट को यूज करके हम हमारा आउटपुट बना रहे हैं और उसको यूज करके हमने आइसोक्वांट बनाया है। समझो ये आइसोक्वांट डिपिक्ट कर रहा है कि हम 200 नहीं, हम 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इस आइसोक्वांट पे चाहे मैं कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट चुनूं, चाहे मैं कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट चुनूं, हर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट पे हमारा 20 यूनिट्स ही बनेगा। चाहे मैं 1 यूनिट x एंड 12 यूनिट y यूज करूंगा तो भी 20 यूनिट बनेगा, या अगर मैं 3 यूनिट x एंड 5 यूनिट y के अगर यूज किया तो भी मेरा 20 यूनिट्स ही बनेगा। मतलब ये वो सारे फैक्टर कॉम्बिनेशंस है जहां पे हमारा सेम लेवल ऑफ आउटपुट बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है सबको? बताइए फास्ट। ओके ओके। तो अगर हम अगर ऐसे फैक्टर कॉम्बिनेशंस निकाले, हम अगर ऐसे फैक्टर कॉम्बिनेशंस निकाले जिसपे सेम आउटपुट बनता हो एंड उन सारे फैक्टर कॉम्बिनेशंस को प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, तो हमें हमारा आइसो क्वांट मिल जाता है। समझ में आ रहा है? यस, ठीक है सर। तो हमारा आइसो क्वांट शेड्यूल क्या बता रहा है, आइसो क्वांट शेड्यूल क्या बता रहा है, वो सारे फैक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहे हैं टैब्यूलर फॉर्म में। टैब्यूलर फॉर्म में बता रहा है हमें ये कि वो कौन से सारे फैक्टर कॉम्बिनेशन है जिनको यूज करके हमारा सेम आउटपुट बनता है, सेम लेवल ऑफ आउटपुट बनता है। अब ऑब्वियसली बात है बेटा, अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग आइसो क्वांट होगा, सबका सेम होगा क्या? नहीं। अरे अगर मुझे मोबाइल बनाना है तो उसका प्रोडक्शन आइसो क्वांट अलग होगा, अगर मुझे एमवी ओला बनाना है तो उसका आइसो क्वांट अलग बनेगा। ऑब्वियसली प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये डिफर होता है। ठीक है सर, ओके, है ना? अब बच्चों को वही प्रॉब्लम है, कुछ लोग अभी सोच रहे सर ये MRTS क्या है। धैर्य रखिए, सब चीजें बता रहा हूं। ठीक है सर, आगे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब जैसे हमने इन डिफरेंस कर्व में बेटा, जैसे हमने इन डिफरेंस कर्व में क्या पढ़ा था, हमने इन डिफरेंस कर्व में इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। इन डिफरेंस कर्व की नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ इन डिफरेंस कर्व। वैसे ही यहां पे बेटा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बताइए? आइसोक्वांट। चलिए तो अब देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट। चलिए नेक्स्ट है हमारा बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट, देखेंगे। चलिए ओके सर, यस, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट। सो देखेंगे हमारा एक प्रॉपर्टी था इन डिफरेंस कर्व का कि हमारा इन डिफरेंस कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है या डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो सेम वही वाला प्रॉपर्टी इस पे भी अप्लाई होता है आइसोक्वांट में कि आपका आइसोक्वांट इज नेगेटिवली स्लोप्ड, या इसे हम बोल सकते हैं कि इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिवली स्लोप्ड, या इसे क्या बोल सकते हैं बताओ? इसे हम बोल सकते हैं बेटा इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसे? सोच के देखिए फॉर एग्जाम्पल सोच के देखना अभी, ठीक है? आपको समझा रहा हूं मैं कैसे हो रहा है, समझिए बात को, ठीक है? सुनना ध्यान से प्लीज। समझो ये मेरा एक आइसो क्वांट है एंड इस आइसो क्वांट पे हम 100 यूनिट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये मतलब ये 100 यूनिट्स का आइसो क्वांट है। मतलब क्या? इस पे अगर मैं कोई भी कॉम्बिनेशन चुनूंगा तो हर कॉम्बिनेशन में 100 यूनिट्स ही बनेंगे। समझ के देखो, अगर मेरा ये कॉम्बिनेशन जो है, ये कॉम्बिनेशन है समझ लो
ये कॉम्बिनेशन में समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा 25 70। ठीक है, समझो अगर मैंने ये वाला कॉम्बिनेशन चुना तो इस कॉम्बिनेशन में देखो क्या हो रहा है, हमारे पास 25 यूनिट्स एक्स के हैं एंड 75 यूनिट्स वाई के हैं, है ना। 25 यूनिट्स हम एक्स के यूज कर रहे हैं एंड 75 यूनिट्स वाई के यूज कर रहे हैं। तो अगर मैंने इस कॉम्बिनेशन में चुना तो भी हमारा 100 यूनिट्स बनेंगे। अब सोच के देखना कि ये है मेरा कॉम्बिनेशन ए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ए क्या बोल रहा है कि भैया आप एक्स के 25 यूनिट्स यूज करो, वाई के 75 यूनिट्स यूज करो, तो आपका आउटपुट अपने आप 100 यूनिट्स का बनेगा। अब सोच के देखिए, अगर मुझे बताओ, अगर मुझे इनपुट एक्स को बढ़ाना है, अगर मुझे इनपुट एक्स को बढ़ाना है, समझ लीजिए मुझे 50 चाहिए, इनपुट एक्स चाहिए 50 यूनिट्स चाहिए। तो देखिए y का वैल्यू आप देखेंगे, y का वैल्यू आएगा कुछ 25 से 50 के बीच में, एग्जाम्पल के तौर में मैं ले लेता हूँ 35। तो कॉम्बिनेशन बी बोलता है कि 50,35। कॉम्बिनेशन बी बोलता है कि अगर 50 यूनिट्स एक्स के यूज किया तो 35 यूनिट्स वाई के आप यूज करना पड़ेगा, तो भी आपका 100 यूनिट्स ही बनेगा। अब सोच के देखो, अगर मैंने, अब समझना ध्यान से, अगर मैंने एक्स का, अगर मैंने इनपुट एक्स को इंक्रीज किया, अगर मैंने इनपुट एक्स को इंक्रीज किया तो अपने आप मुझे वाई को डिक्रीज करना ही पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? सोच के देखो, अगर मैं x को इंक्रीज करूं, मैंने बोला कि समझो इनपुट x मुझे 50 यूनिट चाहिए एंड इनपुट y समझ लो मैं 75 से ज्यादा यूज कर रहा हूं, समझ लो मैंने 90 यूनिट्स y के यूज किया, तो आप बताइए जितना प्रोडक्शन हम 25,75 से कर पा रहे थे, क्या उतना ही सेम प्रोडक्शन हम इससे कर पाएंगे क्या? सोच के देखो ना बेटा, x और y दोनों ही ज्यादा है इसमें, तो इसमें मोर देन 100 ही बनेगा ना, इसमें तो 100 से ज्यादा ही प्रोडक्शन होगा। अरे जब हमारा 25 यूनिट्स ऑफ x एंड 75 यूनिट्स ऑफ y हम यूज कर रहे थे, तब हम 100 यूनिट्स बना रहे थे। अगर किसी कॉम्बिनेशन में मैंने x भी ज्यादा लिया, y भी ज्यादा लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस कॉम्बिनेशन में ज्यादा ही बनेंगे 100 से। बट सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहने के लिए, सेम आइसो क्वांट पे रहने के लिए मुझे 100 यूनिट्स ही बनाने हैं। तो अगर मैं x को बढ़ा रहा हूं तो y को कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों को साथ में बढ़ाऊंगा तो हमारा 100 यूनिट से ज्यादा ही बनेगा ना राजा। अगर दोनों को साथ में कम किया तो 100 यूनिट से कम प्रोडक्शन होगा। इसीलिए अगर एक यूनिट को बढ़ाता हूं मैं, अगर मैं x को बढ़ाता हूं तो मुझे y को कम करना पड़ता है, एंड इनवर्सली अगर बोलो अगर y को मुझे बढ़ाना है तो x को कम करना पड़ेगा। मतलब कि हमारा इनवर्स रिलेशन है क्वांटिटी ऑफ इनपुट x एंड क्वांटिटी ऑफ इनपुट y में हमारा इनवर्स रिलेशन है। समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूं? यस, इसलिए आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है आइसोक्वांट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो आपका जो आइसोक्वांट है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। सेम वे जो हमने वहां पे पढ़ा था, इन डिफरेंस कर भी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो, राइट। अगर आपको याद आ रहा हो तो इंडिफरेंस कर्व भी आपका क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ही होता है ना। सो चलिए देखेंगे जल्दी से ऐसा क्यों, राइट। सो आपने वहां पे सुना होगा कि वहां पे MRS होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कहां पे? इंडिफरेंस कर्व में, इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 में। उसी प्रकार से राजा यहां पे होता है, उसी प्रकार से यहां पे होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। यहां पे होता है मार्जिनल रेट ऑफ
टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, समझ में आ रहा है, MRTS। ये क्या बोलता है कि देखिए अगर मैं एक यूनिट ऑफ एक्स को बढ़ाता हूं, मैंने इनपुट एक्स को एक यूनिट से बढ़ाया, तो मुझे इनपुट वाई को कितना कम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बोला अगर मैं एक इनपुट को बढ़ाता हूं तो मुझे दूसरा इनपुट को कम करना ही पड़ेगा, तभी तो मैं सेम आइसोक्वांट में रह पाऊंगा। तो अगर मैं इनपुट एक्स को बढ़ाता हूं मेरे प्रोडक्शन में, तो y को कितना कम करना पड़ेगा, कितना सैक्रिफाइस, कितना कम यूज करना पड़ेगा इनपुट y को, वो बता रहे हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए मुझे 4 कम करना पड़ेगा, मतलब क्या है बताइए, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो देखेंगे 4/1 या -4/1, आंसर आएगा -4। सो आप देखेंगे कि MRTS जो है उसका फॉर्मूला है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो यही तो बेटा स्लोप का फॉर्मूला होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एक्चुअल में स्लोप जो है वो नेगेटिव ही आती है। क्यों आएगी स्लोप नेगेटिव आइसोक्वांट की? क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जो कर्व्स डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, जो कर्व्स डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं बेटा, उसका स्लोप का वैल्यू नेगेटिव ही आता है। और अपवर्ड स्लोपिंग कर्व जो होते हैं, जैसे हमने ये एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, इसका स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि MRTS is the absolute value of slope of isoquant। एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों बोला? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है 4, मतलब हम माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू देख रहे हैं MRTS बताते समय। तो MRTS है क्या? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, कि अगर मैंने एक इनपुट x का बढ़ाया तो y का कितना इनपुट कम करना पड़ेगा, y का कितना इनपुट कम करना पड़ेगा, ये हमें बताता है MRTS। ठीक है, सो आप देखेंगे MRTS की वैल्यू धीरे धीरे गिरते जा रही है। मतलब कि एक तो पहली बात स्लोप होता है नेगेटिव, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एंड आपका स्लोप का वैल्यू गिर रहा है, पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो चूंकि आपका MRTS जो कि स्लोप है वो गिरते जा रहा है, इसीलिए मैंने आपको एक चीज बताई कि देखिए समझिए बात को ध्यान से, समझिए बात को ध्यान से। मैंने आपको एक चीज समझाई थी, सुनना ध्यान से। मैंने आपको एक चीज समझाया था बेटा, सुनना ध्यान से, सुनिए। मैंने आपको बताया था कि देखिए अगर आपका स्लोप का वैल्यू हाई होता है तो आपका स्टीप कर्व होता है, याद आ रहा है? एंड अगर आपका स्लोप का वैल्यू लो होता है या लेस होता है तो आपका फ्लैटर कर्व होता है। सर स्टीप कर्व मतलब क्या? जैसे कि डाउनवर्ड स्लोपिंग बता रहा हूं, ये देखो ये एक स्टीप कर्व है। और फ्लैटर कर्व मतलब क्या? जैसे कि ये एक फ्लैटर कर्व है। समझ में आ रहा है? स्टीप कर्व, फ्लैटर कर्व। बट जब हमारी स्लोप की वैल्यू फॉलिंग है, हमारी स्लोप की वैल्यू इज फॉलिंग एंड आपका नेगेटिव स्लोप है, तो इसमें क्या होता है समझना ध्यान से। देखिए कितना जबरदस्त पॉइंट है। इसमें क्या होता है सुनना ध्यान से, देखिए क्या होता है। हमारा पहले स्लोप की वैल्यू ज्यादा थी इसलिए ज्यादा स्टीप कर्व था, पर देन स्लोप की वैल्यू कम हुई तो स्टीपनेस कम हुई, फ्लैटर हो रहा है कर्व। अब और MRTS की वैल्यू गिर रही है और फ्लैटर हो रहा है कर्व, और MRTS की वैल्यू गिर रही है और फ्लैटर हो रहा है कर्व, और MRTS की वैल्यू गिर रही है और फ्लैटर हो रहा है कर्व। ओ, इसीलिए हमारा एम आइसोक्वांट भी ऐसा बनता है, क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू कम कम होते जा रही है। मतलब कि हमारे कर्व की स्टीपनेस कम कम होते जाती है, एंड इसीलिए हमारा जो आइसोक्वांट होता है इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसे बोलते हैं बेटा ओरिजिन। एंड ओरिजिन की नजरों से अगर आप देखेंगे, तो हमको दिखेगा कि हमारा आइसोक्वांट जो है वो कॉन्वेक्स शेप का है।
तो ये हो, देखिए जैसे कि आपको आपने बचपन में मिरर पढ़ा होगा, मिरर्स, ये होता है बेटा कॉनकेव मिरर। अगर आप इस तरह से देखेंगे, इस डायरेक्शन में देखेंगे मिरर को, तो एक कॉनकेव मिरर लगेगा। एंड अगर आप ऐसा देखेंगे इसको, अगर ऐसा देखेंगे ये, तो ये होता है कॉन्वेक्स। तो ओरिजिन के नजरों से देख रहे हैं तो कॉन्वेक्स शेप लग रहा है आपको आइसोपॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा, अगला पॉइंट, हायर हायर द आइसो पॉइंट हायर द लेवल ऑफ आउटपुट। कितना चिल्टू पॉइंट है बताइए? हायर द आइसो पॉइंट, हायर द आइसो पॉइंट, हायर द हायर द लेवल ऑफ आउटपुट। सोच के देखो कितना चिल्टू पॉइंट है, तो कोई दमी नहीं बेटा पॉइंट में। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। जैसे मैंने बना लिया, जैसे मैंने बनाया बेटा, देखिए जैसे कि मैंने बनाया ये, मैंने ये आइसो पॉइंट बनाया, आइसो पॉइंट 1, मैंने ये बनाया आइसो पॉइंट 2। अब देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, समझो ये वाला मैंने ले लिया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। मैं अगर इस कॉम्बिनेशन में जितना प्रोडक्शन कर रहा हूँ, इस कॉम्बिनेशन में जितना प्रोडक्शन कर रहा हूँ, अब आप मुझे बताना, अगर मैं x को इतना ही रखूँ एंड और आइसोपॉइंट 2 पे अगर कॉम्बिनेशन ले लूँ, तो क्या ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक बात बताओ, सुनिए सुनिए, समझिए, इसकी वैल्यू है यहाँ पे 8, ये है 2 एंड ये है 6। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 2,8, ये हो जाएगा मेरा 2,8, ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा 6,8। अब आपका 2,8 लाई कर रहा है, 2,8 लाई कर रहा है आइसो पॉइंट 1 पे, एंड 6,8 लाई कर रहा है आइसो पॉइंट 2 पे। आप मुझे खुद बताइए कौन से आइसो पॉइंट पे ज्यादा प्रोडक्शन होगा? आइसो पॉइंट 1 में मैं 2x एंड 8y यूज कर रहा हूं, एंड आइसोकॉन 2 पे 8y तो है ही, पर मैं अब ज्यादा x यूज कर रहा हूं। क्या ऑब्वियस सी बात है कि आइसोकॉन 2 पे ज्यादा प्रोडक्शन होगा? ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे जैसे आपका आइसोकॉन्ट का जैसे जैसे आपका आइसोकॉन्ट हायर जाता है, हायर द आइसोकॉन्ट, उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स हम ज्यादा यूज करते हैं। तो हायर द आइसोकॉन्ट, हायर विल बी द लेवल ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग। ये भी आपको याद है, आप सबको याद होगा, दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग। कभी भी आइसोक्वांट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। आइसोक्वांट्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग। इसका भी आपको हमने लॉजिक जो है पहले क्लासेस में बताया हुआ है, अब वापस एक बार बताया तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। समझिए, समझिए, अगर मेरा आइसोकॉन्ट अगर होता, अगर मेरा आइसोकॉन्ट इंटरसेक्ट होता तो क्या होता, वो बता रहा हूं, ठीक है। अगर आइसोकॉन्ट इंटरसेक्ट होता तो क्या होता, समझ लीजिए ये मेरा, ऐसे दो मेरा आइसोकॉन्ट है, ये है आइसोकॉन्ट 1, ये है आइसोकॉन्ट 2, ठीक है। मैंने आइसोकॉन्ट 1 बहुत ही बुरा बनाया है, सॉरी बेटा, जीवन है थोड़ा सा होता है ऐसा। अच्छा अच्छा बना दो बस, अच्छा आप आपने बोला ना, अच्छा बना बस, चलिए। यार ये तो और भी बुरा बन रहा है, आज का दिन अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। लास्ट ट्राई, मजा आ गया। ये बना है बेटा जबरदस्त आइसोकॉन्ट। समझो अभी बात को समझो, समझो आइसोकॉन्ट 1 पे, समझो आइसोकॉन्ट 1 जो है ये 100 यूनिट्स बना सकता हूँ मैं आइसोकॉन्ट 1 पे, एंड आइसोकॉन्ट 2 पे मैं 120 यूनिट्स बना सकता हूँ, ठीक है। ओके सर, क्योंकि दो आइसोकॉन्ट है, हर एक आइसोकॉन्ट अलग लेवल ऑफ प्रोडक्शन बताएगा, ठीक है। समझो ये है बेटा पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ए एंड कॉम्बिनेशन सी में हमारा क्या 120 यूनिट्स बनेंगे? क्यों, क्यों ऐसा 120 यूनिट्स क्यों बनेंगे? बिकॉज ए एंड सी दे बोथ आर लाइंग ऑन सेम आइसोकॉन्ट 2।
A and C, they both are lying on same isoquant 2, इसलिए उस पर 120 यूनिट्स बनने चाहिए। एंड कॉम्बिनेशन B एंड C में 100 यूनिट्स बनने चाहिए। क्यों? बिकॉज बोथ आर लाइंग ऑन सेम आइसोक्वांट 1। तो इसके हिसाब से अगर A इज इक्वल टू C, B इज इक्वल टू C, तो क्या A इक्वल टू B होना चाहिए कि जितना A में बन रहा है उतना ही B में बनना चाहिए। बट क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज बोथ आर ऑन सेपरेट इंडिफरेंस कर्व, सेपरेट आइसोक्वांट। ओ मतलब कि ये गड़बड़ हुई क्यों? ऐसी गड़बड़ क्यों हुई? क्योंकि आपका आइसोक्वांट इंटरसेक्ट हो गया। ये क्या दर्शा रहा है? ये वही चीज दर्शा रहा है कि दो आइसोक्वांट इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो ऐसे कंक्लूजन्स आते हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। इसीलिए दो आइसोक्वांट कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। एंड फाइनली, तो सर ये तो सारे के सारे सेम हैं। सर सारे के सारे तो सेम हैं। प्रॉपर्टीज अलग क्या है? अलग ये है कि हमारा इन डिफरेंस, इस पे एमसीक्यू आता है बेटा, ठीक है। हमारा जो इन डिफरेंस कर्व होता है वहां पे हम क्या करते हैं? हम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं। एंड हम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को क्या क्वांटिफाई कर सकते हैं? क्या मैं क्वांटिटी में बता सकता हूं कि एग्जैक्टली कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? हम इसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते। हम इसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते। अरे सर क्या मजाक कर रहे हो? हम तो क्वांटिफाई कर सकते हैं। कैसे क्वांटिफाई कर सकते हो बेटा, बताओ। सर यूटिल्स में। अरे सर यूटिल्स में कर सकते ना राजा, मेरे दोस्त। हम इन डिफरेंस कर्व कहां पढ़ते हैं? ऑर्डिनल अप्रोच। क्या ऑर्डिनल अप्रोच में आप क्या सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बता सकते हैं। मतलब इन डिफरेंस कर्व में हम जिस चीज की बात करते हैं वो होता है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जिसे हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, क्वांटिटी में नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। लेकिन यही चीज हम आइसोक्वांट में हम बात करते हैं लेवल ऑफ आउटपुट की। एंड हम क्वांटिफाई कैन इजीली, हम इजीली इसे क्वांटिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं एग्जैक्टली कितने यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो बस ये इसमें एक एमसीक्यू आता है डिफरेंस का कि हमारा आइसोक्वांट इंडिफरेंस कर्व में लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आइसोक्वांट में जो हम लेवल ऑफ आउटपुट की बात करते हैं उसे हम इजीली क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो गाइज अब हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे एंड करता हूं। आइसोक्वांट में एकदम डिटेल्ड चर्चा हमने कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आइसोकॉस्ट पढ़ेंगे एंड इस यूनिट 1 को खत्म कर डालेंगे, बिल्कुल एंड कर देंगे। बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। यस सो गाइस, आई होप कि आपको आज हमारे इस सेशन में काफी मजा आया होगा। आप हमारा लक्ष्य 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके। एंड अभी हमारा नया बैच मिशन सक्सेस बैच आने वाला है 15 फरवरी के बाद, तो आप इन बैचेस को ज्वाइन करें। एमबी सर कोड को यूज करें सब्सक्रिप्शन लेते वक्त। अगर आपको मुझसे पढ़ के अच्छा लगता है, सबसे बेस्ट होता है दोस्तों कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। फाउंडेशन इंटर दोनों की क्लासेस एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल रही है। 24 मंथ्स का कॉम्बो ले लेना एमबी सर कोड लगा के। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू अगेन। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें हमारे सेशन में आपको हमसे पढ़ के कैसा लगता है। एंड जो है दोस्तों अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लासेस में।